अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के उत्तर में ग्रीनलैंड नामक एक विशाल द्वीप है, जो लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो महाद्वीप नहीं है और आकार में फ्रांस से लगभग 4 गुना बड़ा है, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। 2026 तक ग्रीनलैंड की आबादी लगभग 57,000 ही है और ज्यादातर लोग छोटे-छोटे तटीय कस्बों में रहते हैं। इसका एक सीधा कारण है। ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा बहुत मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। द्वीप के बीच ऐसे क्षेत्र हैं जहां सिर्फ बर्फ दिखती है। यहां यात्रा का तरीका अलग है। कस्बों में सड़कें हैं, लेकिन ग्रीनलैंड के मुख्य कस्बों को जोड़ने वाला कोई हाईवे नहीं है। अगर आप एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाना चाहते हैं, तो अक्सर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या नाव का सहारा लेना पड़ता है। कुछ जगहों पर सर्दियों में स्नोमोबाइल और डॉग स्लेज भी इस्तेमाल होते हैं। इसलिए भले ही ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है, लेकिन तट के किनारे लोग छोटे-छोटे अलग-अलग समुदायों की तरह रहते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा द्वीप के बीचों बीच है, और यह है ग्रीनलैंड की हिमचादर। यह लगभग 1.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और कुछ हिस्सों में बर्फ की मोटाई 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह सिर्फ जमी हुई पानी का एक बड़ा पहाड़ नहीं है, बल्कि यह लगातार हिलता डुलता भी रहता है। ग्रीनलैंड के बीच में यह बहुत भारी बर्फ भी है। यह धीरे धीरे द्वीप के किनारों की ओर बहता है और वहीं बड़े बड़े ग्लेशियर बनते हैं। ग्लेशियर बर्फ का एक बड़ा हिस्सा है, जो अपने ही वजन के कारण धीरे धीरे चलता है। जब ग्लेशियर समुद्र तक पहुंचता है, तो इसका सिरा टूट सकता है और जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े टूटते हैं, वही हिमखंड बन जाते हैं। कुछ का आकार बड़ी इमारतों से भी बड़ा हो सकता है। ग्रीनलैंड की बर्फ का दुनिया पर असर इससे भी बड़ा है, क्योंकि जब जमीन पर जमी बर्फ पिघलती है, तो उसका पानी समुद्र में चला जाता है और दुनिया के महासागरों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। पिछले कुछ दशकों में ग्रीनलैंड से हर साल बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ गायब हो रही है। इसी वजह से आज ग्रीनलैंड की हिमचादर वैश्विक समुद्र स्तर बढ़ने के सबसे बड़े कारणों में से एक बन गई है। और चूंकि जलवायु लगातार गर्म हो रही है, बर्फ का गायब होना जारी रहने की उम्मीद है। अगर ग्रीनलैंड की पूरी हिमचादर पूरी तरह से पिघल जाए, जो कि अचानक नहीं होगा, इसमें इतना पानी है कि यह वैश्विक समुद्र स्तर को लगभग 7 मीटर तक बढ़ा सकता है और इसका परिणाम उन तटीय शहरों को भी प्रभावित कर सकता है, जो हजारों हजार किलोमीटर दूर हैं। लेकिन ग्रीनलैंड पूरी तरह बर्फ से ढकी नहीं है। इसके पश्चिमी तट पर इसका सबसे बड़ा शहर और राजधानी स्थित है, और ये है नूक। 2026 तक नूक में 20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी ग्रीनलैंड की कुल आबादी का 1/3 से अधिक राजधानी क्षेत्र में है। सरकारी दफ्तर भी यही हैं। स्कूल, दुकानें, अपार्टमेंट और आधुनिक जीवन के अन्य हिस्से भी यही हैं। लेकिन दुनिया के ज्यादातर राजधानी शहरों की तुलना में नूक अभी भी छोटा है। नूक से दूसरे शहरों तक जाने के लिए कोई हाईवे नहीं है। शहर के बाहर सड़कें खत्म हो जाती हैं। आगे पहाड़ और फैला हुआ प्राकृतिक इलाका है। सामने समुद्र है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और घरों से कुछ ही मिनटों की दूरी पर आप लगभग निर्जन इलाके में पहुंच सकते हैं। ग्रीनलैंड में एक और चीज जो आसानी से नजर आती है, वो है रंग बिरंगे घर। यहाँ कई घर लाल, नीले, पीले और हरे रंग के हैं। ग्रीनलैंड में इतने रंगीन घर और इमारतें होने का एक कारण है। डेनिश शासन के समय वे अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते थे, ताकि इमारत का उपयोग आसानी से पता चले। सरकारी इमारतों और अस्पतालों के लिए अलग अलग रंग तय थे। दुकानों और मजदूरों के घरों के लिए भी अलग रंग होते थे। ये उस समय बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां संकेत बहुत कम थे और अक्सर चारों ओर बर्फ या कोहरा छाया रहता था। इसलिए लोग दूर से ही आसानी से पहचान सकते थे कि वे किस तरह की इमारत देख रहे हैं। धीरे धीरे ग्रीनलैंड के कस्बों की पहचान में रंग बिरंगे घर शामिल हो गए। समय के साथ रंग बिरंगे घर ग्रीनलैंड के कस्बों का सामान्य हिस्सा बन गए। यह मौसम का जीवन पर बड़ा असर है। सर्दियों में नुओक में दिन छोटे होते हैं और ग्रीनलैंड के उत्तर में कई जगहों पर हफ्तों या महीनों तक सूरज लगभग नहीं निकलता। वहीं गर्मियों में रोशनी बहुत लंबी होती है। नुओक आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में है, इसलिए वहां सूरज डूबता है, लेकिन गर्मियों के सबसे लंबे दिन में रात में भी वहां उजाला रहता है। ग्रीनलैंड के उत्तरी हिस्सों में असली आधी रात का सूरज दिखता है, जब आधी रात को भी सूरज नहीं डूबता। ग्रीनलैंड को समझने के लिए सिर्फ बर्फ और आधुनिक शहर देखना काफी नहीं है। यहाँ के लोगों का इतिहास जानना जरूरी है। आधुनिक ग्रीनलैंड बनने से पहले की कहानी
न्यूयॉर्क के ग्रीनलैंड नेशनल म्यूजियम में देखी जा सकती है, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण संग्रहों में से एक किला किटसोक से है। किला किटसोक उत्तर पश्चिम ग्रीनलैंड में एक पुरानी बस्ती हुआ करती थी। 1972 में वहां 2 कब्रें मिली थीं। उनके अंदर 8 शव थे, 6 महिलाएं और 2 छोटे लड़के। उन्हें लगभग 1475 के आसपास दफनाया गया था। कुछ शव बहुत अच्छी तरह से संरक्षित थे, क्योंकि वो इलाका ठंडा और सूखा है। उन्हें प्राचीन मिस्र की तरह जानबूझकर मम्मी नहीं बनाया गया था, बल्कि आर्कटिक वातावरण ने उनके शरीर और कपड़ों को प्राकृतिक रूप से संरक्षित कर दिया। आज भी उनकी त्वचा, बाल और जानवरों की खाल के कपड़े देखे जा सकते हैं। उनके कपड़ों की बहुत ही बारीक सिलाई भी देखी जा सकती है। किला किटसोक में मिली चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दिखाती हैं कि ग्रीनलैंड में इनुइट लोग 500 साल से भी पहले कैसे रहते थे। इनुइट वे आदिवासी हैं जो ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का के आर्कटिक क्षेत्रों में रहते हैं। अधिकांश आधुनिक ग्रीनलैंडिक इनुइट के पूर्वज तुली संस्कृति से थे, जो किला किटसोक में मिले लोगों से कई शताब्दी पहले ग्रीनलैंड आए थे। इतनी ठंडी जगह में जीवित रहने के लिए उन्हें ऐसे कपड़े बनाने पड़ते थे जो गर्मी को बाहर जाने से रोक सकें। उन्हें सील और अन्य जानवरों का शिकार करना पड़ता था। वे कायक और जानवरों की खाल से ढकी बड़ी नावों का इस्तेमाल करते थे, और वे जमी हुई धरती पर यात्रा करने के लिए डॉग स्लेज का भी इस्तेमाल करते थे। वो जीवन आसान नहीं था। मौसम, भोजन या यात्रा में एक गलत फैसला बहुत खतरनाक हो सकता था। इसलिए इनुइट संस्कृति के कई हिस्से दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक में जीवित रहने की जरूरत से बने। आज भी ग्रीनलैंड में वो जुड़ाव दिखता है। स्मार्टफोन हैं, अब एयरपोर्ट्स और आधुनिक इमारतें हैं, लेकिन कई कम्युनिटी समुद्र, मौसम और बर्फ पर निर्भर हैं। जलवायु परिवर्तन से वो दुनिया भी बदल रही है जो लोगों का वर्षों से घर रही है, क्योंकि ग्रीनलैंड की बर्फ सिर्फ यहाँ के दृश्य का हिस्सा नहीं है, ये यहाँ के लोगों की यात्रा, शिकार, भोजन और जीवन शैली को प्रभावित करती है। इसके तेजी से बदलने पर एक बड़ा सवाल उठ रहे हैं। ग्रीनलैंड का क्या होगा जब यहाँ की जिंदगी को हजारों सालों से आकार देने वाली बर्फ लगातार घटती जाएगी? ग्रीनलैंड की विशाल बर्फ देखने के लिए कांगालुसुवाक सबसे आसान जगहों में है। यह पश्चिमी ग्रीनलैंड की एक छोटी बस्ती है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने एयरबेस बनाया था। लंबी रनवे के कारण कांगालुसुवाक कई सालों तक अहम हवाई अड्डा रहा। लेकिन इस जगह के खास होने का एक और कारण है। कांगालुसुवाक में एक ग्रेवल रोड है जो ग्रीनलैंड आइस शीट के किनारे तक जाती है, जो यहाँ दुर्लभ है, क्योंकि ग्रीनलैंड में कस्बों को जोड़ने वाली सड़कें लगभग नहीं हैं। लेकिन यहाँ आप बस्ती से गाड़ी में बैठ सकते हैं और सीधे द्वीप के अंदर विशाल बर्फ तक पहुंच सकते हैं। सड़क के अंत में एक जगह है जिसे पॉइंट 660 के नाम से जाना जाता है। यहाँ जमीन खत्म हो जाती है और लगभग अंतहीन सफेद आइस शीट शुरू हो जाती है। लेकिन केवल पर्यटक ही ग्रीनलैंड के इस हिस्से में नहीं आते। आइस शीट वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे बर्फ में गहराई तक ड्रिल करते हैं ताकि आइस कोर नामक चीज निकाल सकें। आइस कोर बर्फ का एक लंबा टुकड़ा होता है जो नीचे से निकाला जाता है। जितना गहरा जाएं, बर्फ उतनी ही पुरानी होती है। इसमें छोटे छोटे हवा के बुलबुले फंसे होते हैं जब बर्फ बनी थी। इसलिए वैज्ञानिक बहुत पुराने समय की हवा का अध्ययन कर सकते हैं। वे देख सकते हैं कि तब जलवायु कितना गर्म या ठंडा था। वे बर्फ में गिरी धूल, ज्वालामुखी राख और अन्य निशान देख सकते हैं। आसान शब्दों में, ग्रीनलैंड की बर्फ पृथ्वी की पुरानी जलवायु का प्राकृतिक रिकॉर्ड है। कांगालुसुआक के पास रसल ग्लेशियर देखा जा सकता है, जो आइस शीट से बहती बर्फ का हिस्सा है। इसका एक सिरा करीब 60 मीटर ऊंची बर्फ की दीवार पर खत्म होता है। दिखने में स्थिर यह ग्लेशियर लगातार आगे बढ़ता है। जब इसके सामने से बर्फ का बड़ा टुकड़ा गिरता है तो तेज दरार और गिरने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन कांगालुसुआक के आसपास सिर्फ बर्फ ही नहीं दिखती। ये आर्कटिक वन्यजीव जैसे कि मस्क ऑक्स को देखने के लिए भी एक शानदार जगह है। यह बड़ा जानवर घनी फर के कारण ठंड में जीवित रहता है। यहाँ रेनडियर या कैरिबू टुंड्रा में पौधे खोजते हैं। टुंड्रा ठंडी जमीन है जहां पेड़ नहीं, लेकिन घास, छोटे पौधे, काई और लाइकेन मिलते हैं। आर्कटिक फॉक्स भी यहां दिखता है। गर्मी में इसकी फर भूरी या स्लेटी होती है, जिससे वो मिट्टी और पत्थरों में छुप सके। सर्दियों में कई आर्कटिक फॉक्स की फर सफेद हो जाती है, जिससे वे बर्फ में दिखना मुश्किल हो जाती हैं। आर्कटिक में यह बदलाव बहुत जरूरी है। शिकारियों या शिकार जानवर से छिपना बड़ा फायदा है।
कंगालुसुआक से आप सिसिम्यूद भी जा सकते हैं, जो ग्रीनलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और आर्कटिक सर्कल के उत्तर में तट पर है। यहाँ मछली पकड़ना लंबे समय से महत्वपूर्ण है और आज भी निवासियों के जीवन का बड़ा हिस्सा है। यहाँ ये भी देखा जा सकता है कि ग्रीनलैंड वासी आधुनिक जीवन शैली और आर्कटिक की पुरानी जीवन पद्धतियों को कैसे साथ लेकर चलते हैं। आधुनिक जीवन शैली और वे तरीके जो आर्कटिक में लंबे समय से अपनाए जा रहे हैं। यहाँ अपार्टमेंट्स, दुकानें, आधुनिक व्यवसाय हैं, लेकिन अब भी मछली पकड़ने वाली नावें व शिकार उपकरण मौजूद हैं। स्नोमोबाइल्स और डॉग स्लेज भी हैं। सिर्फ मौसम के अनुसार चीजों का उपयोग बदलता है। कंगालुसुआक और सिसिम्यूद के बीच एक प्रसिद्ध हाइकिंग रूट है, जिसे आर्कटिक सर्कल ट्रेल कहते हैं। यह लगभग 160 किलोमीटर लंबा है। मलय में लंबा एटीवी ट्रैक है, जो रूट का हिस्सा है, लेकिन यह अभी भी दूसरे देशों के सामान्य हाईवे जैसा नहीं है। अभी भी रास्ता ऊबड़ खाबड़ है और ग्रीनलैंड के ज्यादातर हिस्सों में अब भी टाउन के बीच सड़क कनेक्शन नहीं है। अगर हम देखना चाहते हैं कि चलती हुई बर्फ कितना कुछ कर सकती है, तो हमें और उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। यहीं इलुलिसात पाया जाता है। ग्रीनलैंडिक भाषा में इलुलिसात का मतलब है आइसबर्ग, और यह समझना आसान है कि इसका नाम यही क्यों है। टाउन के सामने समुद्र में बहुत सारे बड़े बड़े आइसबर्ग गुजरते हैं। कुछ आइसबर्ग तो कई इमारतों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ छोटे आइसबर्ग तैरते हुए बर्फ के पहाड़ जैसे दिखते हैं। इनमें से कई इलुलिसात आइसफ्योर्ड से आते हैं, जो सेरमैक कुज्जालिक नामक बड़े ग्लेशियर से जुड़ा है। फ्योर्ड समुद्र का एक लंबा और सकरा हिस्सा होता है, जो पहाड़ों या ऊंची जमीन के बीच में जाता है, और सेरमैक कुज्जालिक बहुत सारी बर्फ को आगे बढ़ाता है। ये दुनिया के सबसे तेज और सबसे सक्रिय ग्लेशियरों में से एक है। कुछ हिस्सों में बर्फ की गति लगभग 40 मीटर प्रतिदिन तक पहुंच जाती है, और हर साल 35 घन किलोमीटर से भी ज्यादा बर्फ यहां से टूटकर समुद्र में चली जाती है। ये बहुत बड़ी मात्रा है। इसी कारण ग्लेशियर एक लगातार चलती आइसबर्ग फैक्ट्री जैसा है। जब बर्फ किनारे पहुंचती है, तो इसके बड़े हिस्से टूटते हैं, जिसे कैल्विंग कहते हैं। तब बड़ी बर्फ पानी में गिरती है और नया आइसबर्ग बनता है। इस जगह के आकार और महत्व के कारण इलोलिसात आइसफ्योर्ड 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। यह केवल सुंदर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी जरूरी है। वैज्ञानिक लंबे समय से इस ग्लेशियर का अध्ययन कर रहे हैं कि बर्फ कैसे चलती है और जलवायु गर्म होने पर कैसे बदलती है। जब ग्लेशियर के हिस्से पीछे हटते या तेजी से चलने लगते हैं, वैज्ञानिकों को ग्रीनलैंड से बर्फ के गायब होने की और स्पष्ट तस्वीर मिली है। ये जरूरी है क्योंकि जमीन से गायब बर्फ समुद्र में जाकर वैश्विक समुद्री स्तर बढ़ाती है। इसलिए इल्लोलिसात में रहने वाले लोगों के लिए अपने घर के बाहर आइसबर्ग देखना सामान्य बात है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए बर्फ में हर बदलाव अहम है, क्योंकि ग्रीनलैंड के एक छोटे शहर में ग्लेशियर के साथ जो हो रहा है, वो दुनिया में समुद्र के बढ़ते स्तर से जुड़ा है। और जैसे जैसे हम ग्रीनलैंड के तट के साथ आगे बढ़ते हैं, हमें और भी दिखेगा कि इस जगह को केवल बर्फ ही नहीं आकार देती। समुद्र, मौसम और जानवर लंबे समय से तय करते आ रहे हैं कि इंसान कहाँ रह सकता है, वे कैसे यात्रा करेंगे और कैसे खाना जुटाएंगे। लेकिन अब जब आर्कटिक तेजी से बदल रहा है, तो उन लोगों को भी खुद को ढालना होगा जिन्होंने लंबे समय से बर्फ के साथ जीना सीख लिया है। फिर भी इलुलिसात से बड़े बड़े हिमखंड डिस्को बे की ओर फैलते हैं, लेकिन हर हिमखंड तुरंत खुले समुद्र में नहीं जा पाता। इलुलिसात आइसफ्योर्ड के मुहाने पर एक हिस्सा है जहां पानी ज्यादा उथला है, क्योंकि बड़े हिमखंडों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। कुछ हिमखंड समुद्र तल से टकराकर अस्थायी रूप से फंस जाते हैं, जिससे समुद्र कभी-कभी बर्फीले पहाड़ों से भरा लगता है। जैसे जैसे वे पिघलते और टूटते हैं, वे धीरे-धीरे छूट जाते हैं और बहकर दूर चले जाते हैं। गर्मियों में डिस्को बे में सिर्फ हिमखंड ही नहीं दिखते, यहाँ अलग-अलग व्हेल भी खाने के लिए आती हैं। इनमें हम्पबैक, फिन और मिंके व्हेल शामिल हैं। बहुत सी व्हेल हर गर्मी में ग्रीनलैंड आती हैं, क्योंकि इसकी ठंडी पानी में ज्यादा खाना मिलता है। वे छोटी मछलियां और दूसरे समुद्री जीव खाते हैं। इसलिए डिस्को बे के आसपास रहने वाले लोगों के लिए समुद्र सिर्फ सुंदर होने की वजह से ही जरूरी नहीं है, यहीं से बहुत सारा खाना और रोजगार मिलता है। मछली पकड़ना और शिकार करना इस क्षेत्र के जीवन का लंबे समय से हिस्सा रहा है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, हमें एक छोटा सा शहर दिखाई देता है जिसे उमानाक कहा जाता है। यह एक द्वीप पर है।
आर्कटिक सर्कल के लगभग 600 किलोमीटर उत्तर में। यह का सबसे प्रसिद्ध दृश्य उमानाक पर्वत है। इस पहाड़ की दो बड़ी चोटियां हैं, जिससे इसका आकार दिल जैसा लगता है। उमानक नाम भी ग्रीनलैंडिक भाषा के दिल के आकार वाले शब्द से जुड़ा है। नीचे छोटी रंगीन घरें दिखती हैं। मछली पकड़ना और शिकार कई परिवारों के लिए अब भी अहम है। उमानक उत्तर में होने से यहाँ मौसम के साथ रोशनी काफी बदलती है। गर्मियों में कभी कभी सूरज डूबता नहीं, इसे मिडनाइट सन कहते हैं, यानी रात में भी सूरज दिखता है। सर्दियों में इसका उल्टा होता है। यह रोशनी बहुत कम समय के लिए होती है और रातें बहुत लंबी होती हैं। जब आसमान साफ होता है तो नॉर्दर्न लाइट्स भी देखी जा सकती हैं। यह अब भी स्लेज डॉग्स देखे जा सकते हैं। डॉग स्लेज नॉर्दर्न ग्रीनलैंड के इतिहास और संस्कृति में अहम है और आज भी कुछ शिकारी व निवासी बर्फीले इलाकों में इसका इस्तेमाल करते हैं। उमालक से अब हम इलुलिसात क्षेत्र में लौटते हैं। इससे करीब 80 किमी उत्तर में इक्विक सेर्मिया या इकी इक्वी ग्लेशियर है, जो समुद्र तक फैला विशाल ग्लेशियर है। इसका सामने का हिस्सा लगभग 4 किलोमीटर चौड़ा है और कुछ हिस्सों में आइस फ्रंट की ऊंचाई लगभग 200 मीटर तक पहुंच सकती है। गर्मियों में ग्लेशियर से अक्सर तेज दरारों की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब है कि बर्फ का कुछ हिस्सा हिल रहा है या टूट रहा है, और जब बड़ा टुकड़ा समुद्र में गिरता है तो ये तेज लहरें पैदा कर सकता है। इसलिए नावों को सुरक्षित दूरी पर रहना चाहिए। बर्फ का समुद्र में टूटकर गिरना कोई मजाक नहीं है। जब बहुत बड़ा बर्फ का ब्लॉक गिरता है तो अचानक बहुत सारा पानी धकेला जाता है, और भले ही ग्लेशियर शांत दिखता हो, ये लगातार चलता रहता है। इक्वी एक ऐसी बात दिखाते हैं जो हम ग्लेशियर की तस्वीर देखते समय अक्सर भूल जाते हैं। बर्फ हमेशा स्थिर नहीं रहती, वह बहती, टूटती और बदलती है। ग्रीनलैंड की खास कहानियां सिर्फ उत्तर में नहीं, दक्षिण में भी हैं। दक्षिणी ग्रीनलैंड में काकोलटोक देखने को मिलेगा। यह दक्षिणी ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर है। दूसरे ग्रीनलैंडिक शहरों की तरह यहाँ के घर रंग बिरंगे हैं और चारों ओर समुद्र और चट्टानी पहाड़ हैं। काकोटोक की खासियत है कि यहाँ चट्टानों पर खुदी कलाकृतियां पूरे शहर में हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम स्टोन एंड मैन है, जिसे 1990 के दशक में ग्रीनलैंडिक कलाकार आका होएक ने शुरू किया और ग्रीनलैंड सहित अन्य नॉर्डिक देशों के कलाकारों को बुलाया। उन्होंने म्यूजियम में मूर्तियां रखने की बजाय कलाकृतियां शहर की चट्टानों और पत्थर की दीवारों पर उकेरी, जिनमें चेहरे और व्हेल शामिल हैं। कुछ आकृतियां और प्रतीक ग्रीनलैंडिक संस्कृति और प्रकृति से जुड़े हैं। अब काकोटोक के अलग अलग हिस्सों में लगभग 40 कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। इसलिए जब आप आम सड़क पर चलते हैं तो अचानक आपको पत्थर पर उकेरा हुआ कोई चेहरा या जानवर दिख सकता है। कला देखने के लिए आपको म्यूजियम में जाने की जरूरत नहीं है, ये खुद शहर का हिस्सा बन चुकी है, और काकोटोक इसका एक अच्छा उदाहरण है जो पूरे ग्रीनलैंड में देखा जा सकता है। ये एक आधुनिक जगह है। यहाँ हवाई अड्डे, इंटरनेट, स्कूल, गाड़ियां और आधुनिक सरकार है, लेकिन इसने समुद्र, बर्फ और कठोर मौसम से बनी संस्कृति को पूरी तरह नहीं छोड़ा है। और यहीं हम देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड क्यों खास है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ बहुत सारी बर्फ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ लोग बहुत कम हैं, और ना ही सिर्फ इसलिए कि ये दुनिया के ज्यादातर बड़े शहरों से बहुत दूर है। ग्रीनलैंड की खासियत ये है कि यहाँ के लोग ऐसे स्थान पर जीना सीख गए हैं जहाँ वे प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्हें मौसम, समुद्र, बर्फ और उस रोशनी के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है जो मौसम के हिसाब से बहुत बदलती रहती है। अब वही पर्यावरण जिसे उन्होंने समझकर खुद को ढाला था, तेजी से बदल रहा है। आर्कटिक गर्म हो रहा है, ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, समुद्री बर्फ का मौसम बदल रहा है, और इसका असर शिकार, मछली पकड़ने, परिवहन और समुदाय के जीवन के अन्य हिस्सों पर भी पड़ सकता है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड बाकी दुनिया के लिए भी और अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वैज्ञानिक पृथ्वी की जलवायु समझने के लिए इसकी बर्फ का अध्ययन कर रहे हैं। बर्फ की चादर के घटने पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि इसका असर वैश्विक समुद्र स्तर पर पड़ता है। आर्कटिक में बदलाव के साथ ग्रीनलैंड की स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों के कारण अन्य देशों की रुचि बढ़ रही है। अब इसे एक दूर दराज द्वीप नहीं माना जा सकता जिसका दूसरों पर कोई असर न हो। यह जो हो रहा है वह पृथ्वी के बड़े बदलावों से जुड़ा है। हजारों सालों से ग्रीनलैंड के लोगों ने बर्फ के साथ जीना सीख लिया है। अब उन्हें एक अलग समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यह सीखना होगा कि जब खुद बर्फ ही बदल रही हो
तब कैसे जिया जाए? यही आज ग्रीनलैंड की सबसे अहम कहानी है। मुद्दा जगह की ठंडक या दूरी नहीं है। असली सवाल है, जब पृथ्वी पर बची सबसे बड़ी बर्फ की चादरों में से एक धीरे-धीरे बदल रही है, तो इसका लोगों और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा?